ब्राह्मण फैमिली के बुत परस्त लोग हैं। हमारे घरों में दीवारों जितने ऊंचे ऊंचे बुत रखे जाते, वहाँ पर अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ूंगी तो पता नहीं मेरा क्या हशर होगा। और जब मेरी शादी हो गई पाकिस्तानी आदमी से, और ये शादी झूठ पे मुब्तला थी, मेरे पास कमाने का और कोई ज़रिया नहीं सिवा मेरी एजुकेशन है। घर में ट्यूशन के बच्चे बुलाती हूँ तो ये कामरान फ़ियाज़ भट्ट जो मेरे घर में काबज़ है, वो उस बच्चों को तक को मार के भगाता है। इस उम्र में ये मेरी सर सफ़ेदी से भरी है। देखे इस उम्र में वो 15-15 साल के बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनके साथ वो मुझे इल्ज़ाम लगाता है, मुझे गंदा करता है। आज 15 साल हो गया ये आदमी मेरे घर में काबज़ होके बैठा, वो मेरे घर से नहीं जा रहा। मैं तो उन आर्मी के ऑफिसर से गुहार लगाती हूँ, मुनीर साहब से गुहार लगाती हूँ कि अगर कानून को नाफिज करना चाहते हो तो पहले अपने इस जो माफिया है उसको सुधारें, आप इन माफियों को पकड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पाया, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। ये मैंने क्यों पढ़ा, आपको वीडियो में सब कुछ पता लग जाएगा। एक लड़की जो कि 12 साल की उम्र में अपनी दोस्तों को देख के इस्लाम से मुतासिर होती है, उसके बाद उसके साथ क्या क्या मसाइल पेश आते हैं वो आपको वो लड़की खुद बताएगी। 12 साल की उम्र में वो लड़की हिंदुस्तान से बहरीन चली गई। हमारे साथ हमारी ये माँ जी मौजूद है, मैं तो माँ ही कहूँगा क्योंकि मेरी माँ की उम्र भी यही है। इनका नाम है शबनम। ये क्या थी और आज क्या है, इन्हीं की ज़बानी भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकतहू। माँ जी, सब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जो सोच के आप पाकिस्तान आई थी, शायद कि वो उस टाइम वक्त नहीं था, अब वो वक्त आन पहुँचा है। ये सब कुछ कैसे हुआ है और क्या हुआ था, वो हम जानना चाहेंगे। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी शुरू से बताऊं तो यह है कि मेरी जो पैदाइश है वो तो बेशक दिल्ली की है, पर मेरा अपना जो वतन है वो गुजरात में एक छोटा सा इलाका है बिलीमोरा, वहाँ का है। मेरे माँ बाप उधर के ही है। मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, रावल ब्राह्मण फैमिली से। 11-12 साल की उम्र में वहाँ पर एक स्कूल है NCN कन्या विद्यालय, जो मैं आज भी नहीं भूली क्योंकि वो हमारा बचपना था और बचपने को इंसान कभी नहीं भूलता। वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। मैं गुजराती ज़बान से हूँ। वहाँ पर एक लड़की थी, शेख हसीना उसका नाम था। अच्छी बच्ची थी, उसके साथ मेरी जैसे सहेलियाँ होती है, दोस्ती होती है। वो बच्ची एक अच्छे घराने से थी, इस्लाम फैमिली से थी, नमाजी और कुरान पढ़ती थी। बस यही चीज़ मुझे उसके साथ भा गई और मैं भी उसके साथ साथ रंग में रंग गई। मैं भी एक बार मैंने उसको पूछा कि खुदा यहाँ मिलेगा? उसने कहा हाँ, जहाँ पर सच्चा दीन होता है वो खुदा की राह होती है। बुत तो और उन्होंने कुछ नहीं रखा। उस वक़्त मैं बच्ची थी, मुझे इतनी तो समझ नहीं थी, पर मैंने सोचा शायद मुझे मेरा खुदा यहाँ मिल जाए। मैं सजदा करने लग गई, नमाज़ पढ़ने लग गई बचपन में? हाँ, उसी वक़्त। पर घर से चोरी छुपी। मुझे मालूम था कि हम लोग ब्राह्मण फैमिली के बुत परस्त लोग हैं। हमारे घरों में दीवारों जितने ऊंचे ऊंचे बुत रखे जाते, वहाँ पर अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ूंगी तो पता नहीं मेरा क्या हशर होगा। और इस तरह से एक दिन वो आया, वो रंग मुझ पे चढ़ा कि मुझे ज़ाहिर होना पड़ गया कि मैं मुसलमान हूँ। अपने घर वालों के सामने ही? हाँ जी, मैंने कबूल कर लिया कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया है, अब मुझे तुम्हारे बुतों से कोई वास्ता नहीं। इस्लाम कबूल किसने करवाया था? इस्लाम कबूल ये हुआ कि मैं उसको देख देख के जब मैं नमाज करने लग गई तो उस लड़की ने अपने वालिद से बात की। तो उसने कहा कि नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए कलमा तुमको बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं जब नमाज पढ़ रही हूँ तो कलमा पढ़ने के लिए क्या बड़ी बात है? कहते कलमा पढ़ने से तुम बाकायदा इस्लाम में दाखिल हो जाओगी। तो मैंने उनको बचपना में वही सवाल पूछा कि क्या मुझे यहाँ पर खुदा मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ जी, यहाँ आपको मिलेगा अगर सच्चे दिल से मांगोगे।
मैंने उसी टाइम पे उनके हाथ के ऊपर बैत की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने ये कलमा पढ़ा। उन्होंने कहा आज से आपका नाम चेंज। मेरा नाम ऐसे वहाँ का उमा मुन्ना लाल रावल मेरा पूरा नाम, क्योंकि हमारी टाइटल होती है हमारे कौम के हिसाब से। मैं ब्राह्मण कौम थी तो ब्राह्मण कौम में रावल हमारी टाइटल थी। उन्होंने कहा आज से क्योंकि आप ना शबनम की तरह शीतल हो, बच्ची हो, तो हमने आपका नाम शबनम रखा। शबनम का मतलब होता है वो सुबह की ड्यू का कतरा, जो कि बहुत ही निर्मल और पाक होता है। मैंने कहा आप बुज़ुर्ग है, आपने जो भी नाम दिया। और उसके बाद आप समझ ही सकते हो कि मेरा क्या हशर हुआ होगा। नहीं तो फिर अब ये बताएं कि आप वहाँ से कैसे बहरीन तक पहुँची, बहरीन से फिर आप पाकिस्तान, वही ये मैं सब आपको बता रही हूँ कि उसके बाद फिर मेरा तो घर में रहना ही मुश्किल हो गया। और घर वालों ने मुझे पागल जाहिर कर दिया कि इसके ऊपर तो जिन्नात आते हैं, ये तो पता नहीं अरबी में क्या क्या बड़बड़ाती है, ये दिमागी तौर से ना पागल हो चुकी, ताकि मैं उनके बीच में रह सकूं, सर्वाइव। यानी कि अदालती कोई नाबालिग होने की वजह से कोई ना हो, इसी वजह से। पर फिर भी मैंने नमाज़ पढ़ना और नहीं छोड़ा। बड़ी मार पड़ती थी मुझे बहुत ही, और उसके काफ़ी सारे निशानात भी मेरे बदन पे, चोट के निशानात काफ़ी बहुत आज भी ज़ाहिर है। पर बस उस अल्लाह ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी, क़ुव्वत दी, ईमान की हिम्मत थी मेरे में। और एक दिन वो आया कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे ख़त्म कर दिया जाए। मैंने मेरी सहेली जो थी उससे मैंने रब्ता किया और मैंने सारी बात बताई, क्योंकि वो ज़माना ये मोबाइल वाला तो था नहीं। तो स्कूल में मिलने से मैंने उसको पूरी अपनी चोटें बताई और मैंने उससे बातचीत की। कौन से सन की बात है ये? मेरे ख्याल से आप ये समझ लीजिए 64 में मेरी मेरी पैदाइश है। तो 12-13 साल की मेरी एज होगी, मुझे पूरा इतना याद है। 12-13 साल की, 9th में अभी मैं गई थी, 8th पास करके, या तो 7th पास करके 8th में गई थी, या तो 8th पास करके 9th में गई थी, बस उतना ही मुझे याद है। अच्छा, उसके बाद फिर आप बहरीन कैसे गई? इन्होंने फिर मुझे ना सियासती वो करके, वहाँ के जो मरकज़ के लोग थे हमारे और मुसलमान लोग थे, उन सब ने मिल के कहते हम रख नहीं सकते, नाबालिग बच्ची है और यहाँ पर बहुत ही मजहबी हो जाएगा, तो इंतशार उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हाँ थे। जी, तो अभी भी वही हालत है जो तब था। तो उन्होंने फिर मुझे चोरी छुपी ना सियासती पनाह में मुझे वहाँ पर एक वीज़ा करके एक खातून के यहाँ पर मुझे, उसने मेरी कफ़ालत की पूरी, उसने मेरी पूरी ज़िम्मेदारी उठाई और उसी ने फिर मेरी ना वहाँ पर मुझे पढ़ाया लिखाया और वक्त आने पर उन्होंने मेरी शादी भी करवाई, मेरी परवरिश भी की और बहुत अच्छी परवरिश की। शायद मेरे माँ बाप भी इतनी अच्छी ना कर पाते। मुझे पढ़ाया लिखाया, कुरान की तालीम दी, हदीसों की, चारों हदीसों की तालीम दी, बहुत ही अच्छी तरह मेरी परवरिश हुई और मैरिज भी उन्होंने कराई मेरी। पर वो जो शादी कराई वो पाकिस्तानी आदमी था, बलोच था वो, और वो वहाँ पर पुलिस में था। वो मेरी मामा से राब्ते में था, तो उन्होंने देखा कि भला आदमी है, अच्छा आदमी है, और अगर यहाँ पर ये अरबों में शादी करेगी तो ये अपनी लैंग्वेज, अपने खाने पीने, अपनी रहन सहन की वजह से ये हमारे बीच में सही सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो ये पाकिस्तान या इंडियंस वगैरह होते हैं उन्हीं में चली जाएगी, तो ये अपनी लाइफ को सही तरीके से कर पाएगी। और जब मेरी शादी हो गई पाकिस्तानी आदमी से, और ये शादी झूठ पे मुब्तला थी, क्योंकि उस आदमी ने, पहले उसकी शादी थी, उसके 3 बच्चे थे, इस बात को उसने ये नहीं बताया था। जब मैं उसके घर गई शादी के बाद तो मुझे ये सारी बात मालूम हुई। उसके छोटे छोटे बच्चे देखे, उसकी पहले वाली मिसेस को देखा। हाँ जी, बलूचिस्तान कोयटा के पास एक इलाका है खुजदार। तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ जब मुझे पता लगा कि ये उसकी मिसेस है और ये उसके बच्चे हैं। मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई और मैंने कहा कि मेरे से ये झूठ का रिश्ता क्यों जोड़ा। लिहाजा उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ये सब चलता है। मैं किसी भी तरह 2-3 महीना वहाँ पर जो छुट्टी का टाइम था वो मैंने गुजारा।
और जब मैं वापस बहरीन गई तो मैंने वहाँ पर खुला लिया। उसके बाद मैं वहीं बहरीन में ही रहती थी, अपना बच्चों को ट्यूशन कराती थी, स्कूल का भी काम होता था मेरे पास, और मैं खुद ड्राइविंग करती थी, गाड़ी चलाती थी, बच्चों को स्कूल में लाती ले जाती थी। मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए। एक तो ट्यूशन्स के भी पैसे अच्छे मिल जाते थे, दूसरी बात वहाँ पर बहन बेटियों को मर्द ड्राइवर के साथ माँ बाप पर्दे की वजह से स्कूल नहीं भेजते। जब मैंने अपनी 15 सीटर, जिसको यहाँ पर मेटाडोर बोलते हैं, वो मैं चलाती थी, तो 15 बच्चियों को मैं अपनी गाड़ी में स्कूल लाती थी, ले जाती थी। इस तरह से लोगों का एतमाद मुझ पे बढ़ा। मैं पर्दे में रहती थी और बच्चों को भी पर्दे में लेके जाती थी। और एक बस से 2, यानी कि मेटाडोर, बस का मतलब है मेटाडोर, यहाँ के हिसाब से हम लोग 15 सीटर बोलते हैं उसको। मेरे पास आज भी वो ड्राइविंग लाइसेंस भी हैं। मैंने 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, और मेरी जैसी 2-3 बहनों को मैंने ड्राइविंग के काम में लगाया और इस काम को मैंने आगे बढ़ाया, 2 पैसे मैंने कमाया। इस बीच क्या हुआ, एक पाकिस्तानी आदमी था जिसका नाम था मिर्ज़ा शौकत, जो कि वहाँ पर पुलिस में काम करता था। उसकी 2 बेटियाँ थी वहाँ पर, एक का नाम था नबीला और एक का नाम था जमीला। ये दोनों बेटियां जो स्कूल से फारिग थी, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुका था, पर वहाँ पर बैठा हुआ था वो, उन्होंने कहा कि मेरी बेटियों को किसी भी तरह ना आप स्कूल में दाखिल करवा दो, क्योंकि आपका राब्ता अरबियों से ज़्यादा है। मैंने उन दोनों बच्चियों को वहाँ पर स्कूल में दाखिल करवाया, जो इवनिंग स्कूल होती है। मैंने कि चले, खाली बैठने से बेहतर पढ़ लिख लेगी, पाकिस्तानी और हमारी मुसलमान बच्चियाँ हैं। उस वजह से उनसे मेरा एक भाई बहन जैसा रिश्ता हो गया। 2001 में वो रिटायर्ड होके वापस पाकिस्तान आ गए। मैंने काफ़ी उनकी जितनी मेरे से हो सकती है मैंने उनके हेल्प की। वो लोग यहाँ आने पर भी मेरे से राब्ता उन्होंने ख़त्म नहीं किया, फ़ोन पे राब्ता बनाए रखा। और एक दिन उन्होंने मुझे कह दिया कि आप यहाँ पाकिस्तान आ जाओ, आप आलमा हो और आप यहाँ पर दिन का काम करो, हम लोग मिल के काम करेंगे। तो दिन का काम करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारी बेटियां भी लाइन पे हो जाएगी और आपका भी आपके अंडर में रहेगी तो सही हो जाएगा। मैं उनके कहने से मेरी सारी जमा पूंजी जो थी वो लेके यहाँ पर आ गई। यहाँ आने पर उन्होंने 2 ही दिन में मुझे इन्होंने मकान दिखाना, ये 2006 की बात है, जनवरी 29 को मैं आई थी 2006 में। मकान ख़रीदा भी, लिया भी। बस मैं इतनी, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों में इतनी समझदारी भी नहीं थी, मैंने ख़रीदा, वो जो कहते हैं रजिस्ट्रियाँ साइन हुई, कुछ भी किया, और 3 महीने में, मार्च महीने में फिर मैं इनके हवाले करके कि इन्होंने पास करवानी है करके उनको कंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं जहाँ से ये पास होती है, हाँ जी, वहाँ पर जमा करा के मैं वापस बहरीन चली गई। और जब जून महीने में मैं वापस आती हूँ और इनसे अपनी रजिस्ट्रियों के बारे में पूछती हूँ तो ये ऑलरेडी मेरे मकान पे काबज़ हो चुके थे और मुझे आगे से जवाब दे दिया कि अब अदालत से लेते रहना, जो कुछ करना है। तो वो रजिस्ट्रियाँ आपके नाम हैं? हाँ जी, आज वो मेरे नाम से, वो भी करीबन 15 साल फाइट करने पर ये रजिस्ट्रियाँ 2019 में मेरे नाम पर हुई है। तो इससे पहले आपके नाम पर नहीं थी? वो मेरे नाम पर रजिस्ट्रियाँ लिखी जा चुकी थी, उन्होंने पास होने ही नहीं दी। जब मैं वापस बहरीन चली गई तो इन लोगों ने 23 जून को वो रजिस्ट्रियाँ बहाने से वापस निकलवा ली थी। बात यह है कि वो दोनों मकान पे मेरे काबज़ है और एक उम्र का तकाजा भी है। उस टाइम पे थोड़ा मेरे बदन के अंदर थोड़ी वो कुव्वत भी थी और वहाँ मोहल्ले में भी लोग जानते हैं कि मैं ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को अपना गुजारा चला लेती थी। पर अभी ये कुछ टाइम से, करीबन 2-3 साल से मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई, वीक हो गई हूँ। मेरे पास कमाने का और कोई ज़रिया नहीं सिवा मेरी एजुकेशन है। पर जब मैं कहीं जाऊँगी
पैदल चलूँगी, जाऊँगी तब कुछ कर पाऊँगी। जब मैं पैर से माजूर होती जा रही हूँ, बीमारी में मुब्तला होती जा रही हूँ, बुढ़ापा मेरे सर के ऊपर कमज़ोरी होता जा रहा है, तो मैं कैसे अब ये काम कर सकती हूँ ट्यूशन का। अगर मैं घर में ट्यूशन के बच्चे बुलाती हूँ तो ये कामरान फ़याज़ भट्ट जो मेरे घर में काबज़ है, वो उस बच्चों को तक को मार के भगाता है। उन बच्चों को घरों के अंदर आने नहीं देता। मेरे घर में डॉक्टर तक नहीं आ सकता अगर मैं बीमार हूँ तो। अगर कोई आ भी जाए, अगर मुझे कि मेरा कोई अपना पानी देने वाला वो पठान बच्चा जो आता है तो आगे से वो 10 सवाल करता है और मोहल्ले में इतनी गंदी बात फैलाता है कि देखा ये औरत आज भी बाजारू है, इतने गंदे इल्ज़ाम लगाता है। आज उसके घर में फलाना आदमी आया, आज उसके घर में दिखता कि मेरे घर में उसने कैमरा लगा रखा है, मेरे घर में उसने कैमरा लगाया। वो अपना कैमरा चेक करे, बुलाए लोगों को और चेकअप कराए कि इसके घर में कितने दिन कितने लोग आते जाते। इस उम्र में ये मेरी सर सफ़ेदी से भरी है। देखे इस उम्र में वो 15-15 साल के बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके साथ वो मुझे इल्ज़ाम लगाता है, मुझे गंदा करता है। जानता है कि औरत को भगाने का, उसको भूखे मारने का एक ही यही तरीका है कि इस आदमी ने मेरी इज़्ज़त तक को नहीं बख्शा। उसके कुछ दिन के बाद इन्होंने मुझे मेरे ही मकान में ऊपर कमरे में बंद कर दिया। 5 दिन 6 दिन तक ये मेरे ऊपर तशद्दुद करते रहे कि तूने यहाँ पर साइन करना है। यही फिर बैलेफ ने कोर्ट में, बैलेफ में किसी भले इंसान ने मुझे बैलेफ के ज़रिए इस आदमी के चुंगल से छुड़ाया। आज ये दोनों केस कोर्ट में चल रहे हैं, पर ये वहाँ से नदारद है, क्या कहते हैं, भागा हुआ है, इश्तिहारी है, पर पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं। कौन पुश्त पनाही कर रहा है उनकी? पुश्त पनाही मैं आपको एक बताऊं, ये नैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैब का एक आदमी है अली मोहम्मद। ये शुरू से इस आदमी, वो भी मिस्री शाह का रहने वाला है और शुरू से इस आदमी के पुश्त पनाही कर रहा। और आरे बाज़ार में पूरा पुलिस थाना जो है उस आदमी के हाथ में है एक तरीके से। इसलिए जब मेरा बैलेफ आया था तो वो जुनूबी छावनी से नहीं बल्कि शुमाली छावनी से पुलिस आए थे, क्योंकि पता था कि इस आदमी के हाथ में ही यहाँ की सारी पुलिस है। और आज भी वो पुलिस वाले घर में आते जाते हैं। मेरे घर का 3 हिस्सा उस आदमी ने कब्ज़ा करके रखा है। और अभी फ़िलहाल मेरी ये हालत है कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं है। 4-4 दिन की भूख के बाद अगर किसी ने मुझे रोटी दे दी, खिला दी। मैं आज आपको एक सच्ची बात बताऊं, अभी जो आदमी आया है रिक्शा वाला, वो माजूर है एक पैर से। वो परसों नरसों मुझे मेरी आईडी बनाने के लिए मुझे हेड ऑफिस लेकर गया जौहर टाउन पे। वहाँ पे मैं चक्कर खा के गिर पड़ी तो उसने पूछा, माँ जी क्या आपको ब्लड शुगर है? मैंने कहा नहीं। हंसते हुए मैंने कहा ये ब्लड शुगर नहीं, ये पेट में भूख है। ये 4 दिन की भूख है। तो उस आदमी ने, एक रिक्शा वाला ने, एक अल्लाह के बंदे ने मुझे वहीं पर 2 रोटी और चना देकर मुझे खाना खिलाया। और उसने कहा कि माँ जी आज के बाद अगर जब भी आपको रोटी की ज़रूरत पड़े तो मैं आपका बेटा हूँ, मुझे याद कर लेना। आपकी रोटी जैसे मैं अपनी माँ को खिलाता हूँ मैं आपको खिलाऊंगा। आज वही रिक्शा वाला मुझे यहाँ तक लेकर आया है। उसने कहा आप जैसी बंदी का हम साथ देंगे वरना अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। उसने एक कुत्ता पाला है, वो कुत्ता जो है वो मेरे पीछे लगवाते ताकि मैं घर से बाहर ना निकल पाऊँ। वो दरवाजे में बांधता है, मैं दरवाजे से बाहर ना निकल पाऊँ, अगर बाहर हूँ तो अंदर ना आ पाऊँ। और अगर दोपहर को सोई हूँ तो मेरे घर के ठीक मेरे बेड के पीछे एक गली है, वहाँ पर बांधता है ताकि वो कुत्ता रात भर भौंकता रहता है दिन पर, ताकि मेरी नींद हराम होती रहे। इस तरह से मुझे परेशान कर रहा। अभी इस तरह बात नहीं बन रही तो मुझे भगाने का ये रास्ता है। अभी आप ये बताएं कि मैं करूं तो क्या करूं।
कहाँ जाऊँ मैं, किसको शिकायत करूँ। आज 15 साल हो गया ये आदमी मेरे घर में काबज होके बैठा। एक साल का बच्चा लेकर आया था, वो आज कॉलेज जाने लग गया, पर वो मेरे घर से नहीं जा रहा। मुझे ये पाकिस्तान का कोई कानून या कोई जज क्या मुझे मेरा घर दिलाएगा, मुझे मेरा हक दिलाएगा? कोई है? मैं तो गुहार लगाती हूँ, कोई है? मैं तो उन आर्मी के ऑफिसर से गुहार लगाती हूँ, मुनीर साहब से गुहार लगाती हूँ कि अगर कानून को नाफिज करना चाहते हो तो पहले अपने इस जो माफिया है उसको सुधारें। आप इन माफियों को पकड़े ताकि गरीब गुरबाओं को कोई लूट के ना खाए, मेरी जैसियों को कोई सताए ना। अपना मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।